हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो में आगे की कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। पीछे वाली वीडियो में अपन ने फसल के बारे में देखा था कि फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती है ना, खरीफ, रबी और जायद। और कृषि पद्धति या खेती के चरण किसे कहते हैं, ये खेत बोने से लेके और फसल अनाज प्राप्त करने तक की जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, कार्य हैं, वो कृषि की पद्धतियाँ, कृषि के चरण कहलाते हैं, खेती के चरण कहलाते हैं। जिसमें अपन ने पहला चरण देखा था मिट्टी तैयार करना, कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, मिट्टी तैयार करना क्यों आवश्यक है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि सेकंड कृषि पद्धति या सेकंड खेती का जो चरण है, खेती का कार्य है, कौन सा है। किसान मिट्टी तैयार करने के बाद में क्या करता है फसल तैयार करने के लिए, तो दूसरा जो चरण है वो आता है अपना बुआई करना। तो बुआई से समझ में आ रहा है कि बुआई किसकी की जाती है, बीजों की। ठीक है, कि खेतों में मिट्टी तैयार करने के बाद में उचित समय आ गया, मतलब ऋतु ऋतु परिवर्तन जब होता है तो अलग प्रकार की फसल बोई जाती है। तो उचित समय पर आने पर किसान द्वारा खेत में क्या करते हैं, बीजों की बुआई की जाती है, उसे अपन कहते हैं बुआई करना। ठीक है। और बुआई करने का कार्य हल, कुदाली, कल्टीवेटर से किया जाता है। ठीक है। हल चलाकर, जैसे पशुओं के द्वारा भी, और जैसे कि आधुनिक साधन जैसे ट्रैक्टर है उसके द्वारा भी अपन बीजों की बुआई कर सकते हैं। अब इसके आगे बीजों की बुआई करने के बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट जो कार्य है खेतों में वो कौन सा होता है फसल के लिए, खाद और उर्वरक देना। तो यहाँ दो शब्द आए हैं, खाद और उर्वरक, इसके बारे में अपन अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपना कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, या दोनों में से किसका उपयोग ज़्यादा किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है और क्यों। ठीक है। तो अपन खेतों में बीजों की बुआई करने के बाद में उनकी वृद्धि करने के लिए उसको खाद या उर्वरक देना बहुत ही आवश्यक है, ताकि फसल की बराबर क्या हो सके, वृद्धि हो सके और उत्पादन ऐसे से प्राप्त हो सके। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे, इसमें प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में पढ़ेंगे अपन इसको कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों को अच्छे से अपन समझते हैं। तो पहला है अपना कि निर्माण के लिए पढ़ेंगे अपन कि जो खाद का निर्माण है वो कहाँ होता है। जैसे किताब में लिखा हुआ है आपके कि खेतों में होता है। ठीक है। और इसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, तो खेतों में होता है और या फैक्ट्री में होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा आप लिखोगे कि खाद का जो निर्माण है वो किससे होता है, जैविक अपशिष्ट से। तो जैविक अपशिष्ट मतलब जीवों से जो अपशिष्ट प्राप्त होता है। तो जीवों का मतलब सजीव, पादप और जंतु दोनों। तो पशुओं का, जिसमें जंतु आ गए थे, पशुओं का मलमूत्र, जैसे कि अपन घरों में जो गाय भैंस पालते हैं, दुधारू जो पशु होते हैं, उनका जो अपशिष्ट है ना, उनसे क्या बनती है, खाद बनती है, जो खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो पशुओं का मलमूत्र और सब्जियों और फलों के छिलके, ये भी खाद निर्माण में काम आ जाते हैं। और फसलों के अवशेष, तो फसलों के अवशेष का आप समझोगे कि जब फसल तैयार हो जाती है, फसल की जब कटाई की जाती है, तो उसको जड़ से ना उखाड़ के उसके तने की नीचे से जमीन वाले भाग से कटाई कर ली जाती है, और उसका जो जड़ तंत्र है या मूल तंत्र है वो मृदा के अंदर ही रह जाता है। और धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटन हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन जैव निम्नीकरण भी बोलते हैं विज्ञान में। तो उसका अपघटन होने से जो खाद तैयार होती है उसे जैविक खाद ही बोल सकते हैं, या उसको हरी खाद भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो फसलों का अवशेष और फसल तैयार होने के बाद जो अपन अनाज प्राप्त करते हैं थ्रेशिंग प्रक्रिया के थ्रू, तो उसमें जो फसल का अवशेष बचता है, जिसे अपन चारे के रूप में भी काम लेते हैं, और जो चारे के रूप में नहीं काम आता, जो जिसको भूसा बोलते हैं, जो खेतों में रह जाता है, वो खाद का काम ही करता है। उसका धीरे धीरे अपघटन हो जाता है, उससे खाद तैयार हो जाती है, मृदा में वो मिल जाता है। तो इसमें लिख दिया अपन ने, खाद का निर्माण जैविक अपशिष्ट से होता है, पशुओं के मलमूत्र, सब्जियों के फलों के छिलके से, फसलों के अवशेष से। ठीक है। और उर्वरक वाले में आप लिखोगे कि इसका निर्माण किससे होता है, रासायनिक पदार्थों से। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि खाद उर्वरक में सबसे बड़ा अंतर क्या है, इसका निर्माण रासायनिक पदार्थों से होता है, ये कृत्रिम है, ये क्या है, प्राकृतिक है। इसका एग्जाम्पल डाल सकते हो आप, गोबर की खाद, खाली जाए पशुओं का अवशेष जो है, जिससे गोबर है, उससे जो खाद बन गई उसको बोल सकते हैं अपन ये खाद है, प्राकृतिक खाद है। और जो वर्मी कंपोस्ट यहाँ नाम आया है, तो वर्मी शब्द से आप समझोगे केंचुआ, केंचुआ की जो प्रजाति होती है उसके वंश को वर्मी बोला जाता है। ठीक है, वर्मिश। तो यहाँ पे केंचुए द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट
बोला जाता है। इसकी स्पीसीज या वंश जो होता है उसके लिए वर्ड काम आता है वर्मी। तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिख दिया, गोबर की खाद लिख दिया, और यहाँ पे एग्जाम्पल यूरिया लिख दिया, सुपर फास्फेट लिख दिया, पोटास लिख दिया आदि। इसके एग्जाम्पल हो गए उर्वरक के। जो अपन जैसे जैसे जुकाम बुखार हो गया, अपन दवाई खरीद के लाते हैं, निश्चित मतलब हर बीमारी के लिए निश्चित दवाई होती है, उसमें निश्चित कंपोनेंट होते हैं, पदार्थ होते हैं जो उस बीमारी को ठीक करते हैं। उसी प्रकार जो उर्वरक होते हैं ना, इसमें भी कोई ना कोई निश्चित मात्रा, जिस चीज़ के लिए अपन दवाई ले रहे हैं, और खेत में कौन सी खाद देना चाहते हैं आप, कौन सा उर्वरक देना चाहते हो, किस चीज़ की कमी है मतलब खेत की मिट्टी में, उसके हिसाब से किसान क्या करता है, उर्वरक खरीदता है। तो उर्वरक के अंदर क्या है, सारे पोषक तत्व नहीं होते, ठीक है। जैसे कि नाम यहाँ पोटास है, तो पोटास में पोटेशियम नाम का पोषक तत्व होता है, वो प्रचुर मात्रा में होगा, ठीक है ना। इसके अलावा मृदा के अंदर खूब सारे पोषक पदार्थ होते हैं, पादपों के लिए 16 से भी अधिक प्रकार के। तो ये सारे के सारे खाद में तो अपन को सब मिल जाएंगे, क्योंकि खाद का निर्माण तो इतनी जैविक अपशिष्ट से होता है, तो इसमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। लेकिन उर्वरक का उपयोग एक दवाई की तरह, एक तरह से ये, तो उर्वरक के अंदर सारे पोषक तत्व नहीं होते, कुछ स्पेशल जिसके लिए वो बनाई जाती है वही पोषक तत्व उसमें होता है, जिससे वो बनी होती है, ठीक है, या बना होता है उर्वरक। तो अपन लिख देंगे इसमें, आगे जो अंतर देंगे उसमें आप लिखोगे। तो आगे अपन लिखेंगे कि प्राकृतिक खाद में हुमस अधिक होती है, मृदा की उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ती है, या ये खाद बढ़ाता है। और उर्वरक में हुमस का अभाव होता है। तो हुमस का मतलब क्या होता है, जो मृदा होती है उस मृदा की जो ऊपरी परत है, उसमें ऊपरी परत का जो कालापन है, मतलब उसमें पोषक तत्व खूब सारे हैं, और अपघटन होने से, जो जैविक अपशिष्ट का अपघटन होने से उस ऊपरी परत का जो कलर है वो बदल जाता है, ठीक है ना। तो उससे जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे फसल की जो उपज है वो अच्छी प्राप्त होती है, उसको बोला जाता है हुमस। तो हुमस का निर्माण कैसे होता है, मृदा में खाद के द्वारा होता है। तो उर्वरक में अपन को बताया कि उर्वरक में तो एक या दो पोषक तत्व होंगे जिनसे वो उर्वरक बना हुआ है, तो उससे मृदा में हुमस का निर्माण कभी नहीं होगा, मिट्टी में कालापन नहीं आएगा, मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी, ठीक है। और खाद डालने से, सारे पोषक तत्व होने की वजह से खाद डालने से क्या होता है, मिट्टी का पुनर्गठन होता है, मतलब मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उन सब की क्या होती है, पुनः पूर्ति होती है। तो पुनः पूर्ति बोल दो, या उसका बोल दो कि मृदा का क्या हो रहा है, वहाँ पे पुनर्गठन हो रहा है, अगली फसल के लिए मृदा क्या हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है, उपजाऊ तैयार हो जाती है वो, ठीक है। तो अगली फसल भी उसमें अच्छे से प्राप्त हो सकती है। लेकिन उर्वरक देने से मृदा का पुनर्गठन नहीं होता, उसमें अन्य पोषक तत्वों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और इस कमी को अपन बोलते हैं कि मिट्टी क्या हो गई, बंजर हो गई, अनुपजाऊ हो गई। तो इसका पुनर्गठन नहीं होता, कब, जब खेत के अंदर उर्वरक ज़्यादा मात्रा में काम में लिए जाते हैं। और अब जब अपन खाद डालते हैं, तो खाद डालने से मृदा के अंदर जो लाभदायक जीवाणु हैं, क्योंकि जीवाणु का जो भोजन है वो इस जैविक अपशिष्ट के अंदर होता है, तो वो अपना पोषण भी करते हैं और उसका अपघटन भी कर देते हैं। जैविक अपशिष्ट के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, बड़े पदार्थों को छोटे अणुओं में क्या कर दिया, निम्नीकृत कर दिया। इस प्रक्रम का नाम होता है जैव निम्नीकरण, ठीक है। तो मृदा में जब खाद डाली जाती है तो इन सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए वो पोषण का काम करता है, तो सूक्ष्म जीवाणु वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पनप जाते हैं या उनकी वृद्धि हो जाती है। लेकिन खाद की जगह यदि उर्वरक काम में लिए जा रहे हैं ज़्यादा, तो उस खेत के अंदर क्या, उस मृदा के अंदर क्या होगा, लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि नहीं होगी, या यूँ कह सकते हो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु की में क्या की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो मिट्टी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंजर हो जाएगी इससे, ठीक है। और इसी चीज़ को अपना ऐसे लिख सकते हैं कि इसे खाद से क्या होती है, मिट्टी पोली बनी रहती है, मिट्टी में वेंटिलेशन होता है, मिट्टी क्या होती है, कठोर न होकर पोली बनी रहती है, जो अपने खेती के फर्स्ट चरण में पढ़ा कि मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को पोला करना। तो खाद देने से मिट्टी क्या होती है, हुमस बढ़ जाती है, तो उसमें वो पोलेपन का जो गुण है वो उसका बना रहता है। तो इससे क्या होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, बीज का अंकुरण अच्छे से होता है। और उर्वरक का उपयोग करने से मिट्टी क्या होती है, पोली नहीं बनती, बंजर बनती है, क्योंकि हुमस का निर्माण वहाँ पे हो नहीं पाता है,
ठीक है। और मिट्टी क्या है, मिट्टी का जमाव हो जाता है, जिससे मिट्टी क्या है, मिट्टी की ऊपरी परत कठोर हो जाती है, वहाँ पे वो वेंटिलेशन भी अच्छे से नहीं होता और बीज का रोपण नहीं होगा, बीज का अंकुरण अच्छे से नहीं होगा। धीरे धीरे मतलब लंबे समय तक अगर आप उर्वरक का उपयोग ज़्यादा करेंगे। ठीक है। तो ये था अपना खाद उर्वरक में अंतर। तो प्रयोग करने के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा होता है, खाद का होता है कि अपने खेतों में अधिक से अधिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, उर्वरक का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अब अगला चरण जो है अपना है कि खाद देने के बाद में फसलों को समय समय पर पानी देना जरूरी है, उसको बोला जाता है सिंचाई करना। तो सिंचाई करने के लिए फसल की वृद्धि एवं फलित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। समय समय पर फसल को जल की पूर्ति करना फसल को वो क्या कहलाएगा, सिंचाई करना कहलाएगा। अब सिंचाई करने से क्या लाभ होते हैं, तो सिंचाई करने से अपन बीज का अंकुरण अच्छे से होता है। पानी, बीज के अंकुरण के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए, पानी चाहिए। और वाष्पोत्सर्जन मतलब पत्तियों में अंदर रंध्र होते हैं और पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जो पत्तियों के अंदर जो जल है कोशिकाओं में, वो जल गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है और वाष्प के रूप में वो जल है वो वायुमंडल में आ जाता है, जल वाष्प के रूप में। तो इसे बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। जिससे पत्तियों में जल की कमी हो जाती है, जिससे एक बल उत्पन्न होता है, शोषण बल जिसको कहते हैं। तो उसकी वजह से जो जल है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो पत्तियों में जल की कमी आती है उसकी पुनः आपूर्ति करने के लिए सिंचाई करना आवश्यक है। ठीक है। ये हर फसल के लिए अंतराल रखता है, किसान की 10 दिन बाद में, 5 दिन बाद, 1 वीक में, दो वीक में क्या करते हैं, फसलों को पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। ठीक है। जैसे रबी की फसल में फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, इसलिए भी सिंचाई जरूरी है कि जो खाद दे दिया, उर्वरक दे दिया अपन ने, वो जड़ों के द्वारा अवशोषित होना भी जरूरी है। ठीक है। वो मिट्टी के अंदर रहेंगे, अपन पानी नहीं देंगे समय पे, तो वो खाद है वो पौधों के काम में नहीं आ सकेगी। इसलिए भी सिंचाई करना क्या है, जरूरी है। क्योंकि खाद जो है या पोषक तत्व है वो जल में घुलनशील होते हैं और जल में जब घुल जाएंगे तो जब जैसे जल का अवशोषण जड़ें करेंगी तो वो खाद भी साथ साथ क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है। अब देखो कि सिंचाई के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। सिंचाई के लिए जो जल प्राप्त होता है उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये प्रकृति के हिसाब से कहीं तालाबों से सिंचाई करते हैं, कहीं कुओं से, कहीं हैंडपम्प से, कहीं नहरों से सिंचाई करने का कार्य किया जाता है। ठीक है। जैसे शेखावाटी में अपने कुओं से होती है और जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ है उधर नहर से सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो भी अलग अलग तरीके के हैं। तो ये पारंपरिक का मतलब जो पहले जब बिजली नहीं थी तब लोग खेती करते थे, तो उस समय जो फसलों को सिंचाई की जाती तो उसमें ये वो मतलब पानी निकालने के लिए और पानी देने के लिए फसलों के लिए काम लेते थे वो। ठीक है। जैसे चरस, ढेकली और रहट और मोट, इसका डायग्राम उसमें आप बुक में दे रखा है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और आधुनिक साधन में हो गया विद्युत पंप, डीजल पंप। जैसे बिजली का उपयोग करके, विद्युत का उपयोग करके पानी को, भूमिगत पानी को ऊपर निकालना ट्यूबवेल के द्वारा या कुओं से, और डीजल पंप जनरेटर के द्वारा बिजली उत्पन्न करके। ठीक है। तो ये हो गया अपना सिंचाई के साधन। अब अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे सिंचाई की विधियाँ और जो नेक्स्ट कृषि पद्धतियाँ उनके बारे में। ठीक है। इतना ही टॉपिक इस पार्ट के अंदर, तो आप इसको साथ साथ में लर्न करना और नोट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।